हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के बारे में, जिसको हम कहते हैं विषय क्षेत्र। और उसको शुरू करने से पहले एक दो बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह कि जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की डिफिनीशन को लेकर के, परिभाषा को लेकर के मतभेद है, हर विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से पॉलिटिकल साइंस को परिभाषित करने की कोशिश करता है। कोई स्टेट को सेंटर में रख करके, कोई गवर्नमेंट को सेंटर में रख करके, कोई पावर को सेंटर में रख करके, कोई डिसीजन मेकिंग को सेंटर में रख करके। तो हम देखते हैं कि तमाम तरीके की परिभाषाएं आ जाती हैं और एग्जैक्टली उसी तरीके से इसके विषय क्षेत्र या स्कोप को लेकर के भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें केवल राज्य सरकार और कानून का अध्ययन होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो संस्थाएं हैं, मूलभूत संस्थाएं हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तमाम संगठन हैं, उनका भी अध्ययन होना चाहिए। पब्लिक इसमें जो काम करती है उसका अध्ययन होना चाहिए, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर का अध्ययन होना चाहिए। तो ये हम देखेंगे और जनरलाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि मोटे मोटे तौर पे पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि किसी विषय का स्कोप क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, तो उससे मतलब क्या होता है। इस सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस विषय में क्या क्या अध्ययन किया जाता है, कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, यही उस विषय का क्या होता है, स्कोप होता है या विषय क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और पूछा जाए कि मैथमेटिक्स का स्कोप क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, अरिथमेटिक पढ़ाई जाती है, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाता है, कैलकुलस पढ़ाया जाता है। तो जो हम पढ़ते और पढ़ाते हैं किसी विषय में, वही उसका स्कोप होता है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के बारे में। जैसा मैंने कहा, विवाद तो है, लेकिन कुछ तत्वों पे सहमति है। और पहली जिस बात पे बल दिया जाता है, पहले जिस स्कोप के बारे में बात की जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेट या राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है, पहला स्कोप है, सबसे मेजर स्कोप है, वह है स्टेट। और जब हम स्टेट के अध्ययन की बात करते हैं तो कई चीज़ों के अध्ययन की बात होती है। पहली बात तो हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो राज्य है वह बना कैसे, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी इसकी उत्पत्ति और इसके अंग के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से राज्य के अतीत का भी अध्ययन है और दूसरा क्या है, ये वर्तमान का भी अध्ययन है। अतीत और वर्तमान का अध्ययन, जो गेटल कहता है। यानी पॉलिटिकल साइंस में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अतीत में स्टेट कैसा था या स्टेट कैसे बना। इसको लेकर के अलग अलग थियरीज हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। फिर जब स्टेट बन गया तो अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट में स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है, उसका स्वरूप क्या है। जैसे शुरू में आप जानते हैं सिटी स्टेट थे, फिर नेशन स्टेट आया, बीच में बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसके भविष्य का भी हमें अध्ययन करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इस समय स्टेट का जो फॉर्म है या स्टेट जिस तरीके से काम कर रहा है वह परफेक्ट है, क्योंकि इसको लेकर के भी मतभेद है कि स्टेट को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप मार्क्सिस्ट थियरी में देखेंगे तो कहेंगे कि स्टेट को तो होना ही नहीं चाहिए, जबकि आप लिबरल थियरी में जाएंगे या आइडियलिज्म में जाएंगे तो राज्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। मेन चीज़ ये है कि राज्य का अध्ययन किया जाता है और राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही यह देखा जाता है कि राज्य बना कैसे और राज्य के कौन कौन से अंग हैं। दूसरा आप स्कोप में लिखेंगे गवर्नमेंट या सरकार। गवर्नमेंट या सरकार, क्योंकि जो स्टेट है उसकी पावर का, उसकी सॉवरेनिटी का जो यूज करता है, जो संस्था यूज करती है, वह कौन है, सरकार। तो दूसरा जो स्कोप है, दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। अब जब सरकार की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के 3 अंगों की भी बात होगी। पहला है व्यवस्थापिका,
दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, क्योंकि यही सरकार है। तो जब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट का अध्ययन किया जाता है, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट के जो तीनों आर्गन हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब तीनों आर्गन के अध्ययन करने का मतलब क्या है? हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इनके आपस के संबंध क्या हैं, क्योंकि इनके आपसी संबंधों पर सरकार का स्वरूप निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से मिले हुए हैं, निकट संबंध है उनमें, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, जैसे भारत में है, जैसे ब्रिटेन में है। लेकिन यदि सेपरेशन है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका से अलग है, तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी। तो सरकार का अध्ययन करने का मतलब है कि सरकार के तीनों अंगों के स्वरूप और संगठन के साथ साथ उनके फंक्शन को देखना। तीसरी चीज आप कह सकते हैं कि व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार। एक समय था जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस थी, तो उसमें संस्थाओं पे बल दिया जाता था कि स्टेट के बारे में पढ़ लो, स्टेट के चारों आर्गन के बारे में पढ़ लो, फिर सरकार के बारे में पढ़ लो, उसके जो 3 अंग हैं उनके बारे में पढ़ लो। लेकिन बाद में स्पेशली 20वीं शताब्दी में जब अनुभववाद आया, जब व्यवहारवाद आया, तो इस बात पे बल दिया गया कि नहीं, संस्थाओं का अध्ययन तो होना ही चाहिए। संस्थाएं महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो व्यवहार है वह कैसा है। और आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, चाहे वो रूलिंग क्लास का हो और चाहे पब्लिक का हो, ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की सरकार बनेगी और वह सरकार क्या करेगी। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक आता है सरकार के पास, वह जनता के माध्यम से ही जाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे किसी राजनीतिक व्यवस्था में यह क्यों आया? क्योंकि लोकतंत्र के साथ यह देखा गया, यह जोड़ा गया कि शासन को कैसा होना चाहिए, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन जनता, अब बड़े बड़े स्टेट हैं, भारत की पॉपुलेशन देखिए 1 अरब 40 करोड़, चीन में जाइए 1.5 अरब, तो इतने लोग, ये अब एथेंस नहीं है, सिटी स्टेट नहीं है कि एक साथ कुछ हजारों लोगों को आप इकट्ठा कर लें, नहीं। तो अब सवाल ये है कि जनता सीधे डिसीजन नहीं करती है, तो सवाल ये है कि डिसीजन मेकिंग हो कैसे रही है। तो इस चीज़ का अध्ययन भी पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है कि जनता के बिहाफ पे, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वे किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, और इस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनता की अपनी सहभागिता या अपनी वॉइस कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे एक बार वोट देने के बाद जनता पूरी प्रक्रिया से कट जा रही है। ये भारत सहित अनेक देशों में है, लेकिन यही आप स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो वहाँ जनता कटती नहीं है, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी होती है, और अनेक जगहों पे जो कैंटेन है उनके, तो उनको अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार है। इसका मतलब स्विट्जरलैंड जैसे देश में जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें जनता की ज़्यादा सहभागिता है। मूल बात यह है कि आपको ये लिखना है कि जो डिसीजन प्रोसेस है उसका भी अध्ययन किया जाता है। अब 5वीं चीज़ आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक समय था जब कोई देश पूरी दुनिया से कट करके रह सकता था। आप जानते हैं कि 1492 से पहले अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं। ग्लोबल वर्ल्ड को हम कहेंगे ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसमें एक देश दूसरे देश से कट करके नहीं रह सकता। तो इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और जब इंटरनेशनल रिलेशन में आप जाएंगे तो इसमें कई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है देशों की, वह कैसी है,
दूसरी चीज ये कि विदेश नीति का मतलब ये होता है दूसरे देशों के साथ संबंध, और संबंध में मित्रता भी आती है और संबंध में युद्ध भी आता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई गतिविधि घटती है, चाहे संधि हो चाहे युद्ध हो, तो उसके कुछ नियम हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करना होगा। जैसे युद्ध के समय युद्धबंदी होती हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो आप इंटरनेशनल लॉ को जानने समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे भले वो बाध्यकारी हो या न हो, लेकिन कुछ कानून चल रहे हैं, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं। जैसे कभी लीग ऑफ नेशन था, आज यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है। तो इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशन को प्रभावित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनको भी, उनका अध्ययन भी आपको पॉलिटिकल साइंस में करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिए, चाहे आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये एक देश दूसरे देश के साथ, या पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कहें तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जब व्यवहार करता है, तो दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है वह निर्भर करता है किस पे? शक्ति पे, पावर पॉलिटिक्स, शक्ति के आधार पर ही आपके संबंध निर्धारित होते हैं। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, तो वह किसी दूसरे देश के साथ जब संबंध बनाने जाता है तो उसको पहले से ही एक एज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में पावर को भी हम अध्ययन का केंद्र बना करके चलते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वह एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स है। और आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को, राष्ट्रीय हित को, जो आपका राष्ट्रीय हित है, जो सर्वोच्च हित होता है एक स्टेट का, एक देश का, उसको प्राप्त करने का सबसे मजबूत आधार कौन है? पावर है। आपके पास पावर है तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को लागू कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को आप लागू कर सकते हो। तो शक्ति का अध्ययन भी हम करते हैं। और सातवीं चीज़ ये कि पॉलिटिकल साइंस में, जैसे विलोबी को आप जानते हैं, विलोबी ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में 3 ही चीज़ का अध्ययन होना चाहिए, एक तो राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा कानून। किसने कहा था ये? विलोबी ने। लेकिन जो सिस्टम है ना, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वह केवल राज्य, सरकार या कानून से नहीं चलता। कई ऐसी संस्थाएं होती हैं समाज में जिनका स्वरूप तो अराजनीतिक होता है, वे अपॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल होती है, लेकिन उनका प्रभाव पॉलिटिक्स पे पड़ता है। तो गैर राजनीतिक संगठन, इसका भी अध्ययन होता है पॉलिटिकल साइंस में। जैसे इसमें कौन आते हैं? राजनीतिक दल का अध्ययन तो हम सरकार का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ उसका अध्ययन होगा ही, संविधान का अध्ययन होगा ही। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं ये सीधे पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते। जो हित समूह होते हैं ये सीधे पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते, लेकिन ये अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए लॉबिंग करते हैं और पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करते हैं। तो तमाम जो संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, ये भी किसी न किसी तरीके से राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में हम जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो किसानों का संगठन हो, चाहे शिक्षकों का संगठन हो, चाहे विद्यार्थियों का संगठन हो, अनेक बार ये जो व्यावसायिक संगठन है, इनकी मांगें और इनका आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को रिएक्ट करना पड़ता है और उसी हिसाब से पॉलिसी को बदलना पड़ता है या नई पॉलिसी लागू करनी पड़ती है। और आखिरी चीज़ आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी का अध्ययन करते हैं।
इसमें जो तमाम थियरीज हैं, जैसे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आप आइडियलिज्म पढ़ते हैं, आप लिबरलिज्म पढ़ते हैं, आप रियलिज्म पढ़ते हैं, आप बैलेंस ऑफ पावर पढ़ते हैं, आप कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आप तमाम थियरीज पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ ये थियरीज आती कहाँ से हैं? ये थियरीज कोई ना कोई थिंकर देता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के तहत सिद्धांत और क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट भी पढ़ते हैं। आप केवल स्टेट की थियरी नहीं पढ़ते, आप प्लेटो को भी पढ़ते हो, एरिस्टोटल को भी पढ़ते हो, मार्क्स को भी पढ़ते हो, गांधी को भी पढ़ते हो। तो हम पॉलिटिकल थियरी के साथ साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थॉट को भी पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि आप प्रशासन, इसको आप सरकार के तहत भी रख सकते हैं, क्योंकि राज्य के कार्यों को सरकार पूरा करती है और उन कार्यों को सरकार कैसे इम्प्लीमेंट करती है? प्रशासन के माध्यम से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक हिस्सा पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़ने को मिलता है या हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये था विषय क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं इसको। तो आप जनरलाइज करके लिखेंगे और आप देखेंगे कि स्टेट कैसे काम कर रहा है, तो तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। हर चीज़ को रटा नहीं जाता। आप देखिए कि एक स्टेट है और यह अकेला नहीं है, इस दुनिया में अनेक स्टेट हैं। तो यहीं से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को समझ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।